ठीक है। तो ये जो है फ्लूइड के अंदर कोई एक वेज कंसीडर किए हम लोग। इस वेज का जो है ये हाइट इतना है, लेंथ इतना है, और ये इंक्लाइन डायरेक्शन एक खुद हम लोग चूज किए हैं, और उसका लेंथ जो है dz है, और इसका विड्थ जो है यूनिटी है। ये कोई भी फ्लूइड के अंदर का ये वेज हम लोग कट करके मान लो ले लिए हैं, और इस पे लगने वाले जो फोर्सेस होंगे उसको हम लोग बात करेंगे। जो ये इस डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स है एक्स डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन एक्स बोलते हैं ना ऐसे को, तो ये प्रेशर जो है ये पी एक्स है। और इस डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स होगा मान लेते हैं कि वो ये वाई डायरेक्शन है, तो ये पी वाई हो गया। और इस डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स होगा इस पे परपेंडिकुलर, इसको हम लोग बोल देते हैं पी जेड। ठीक है ना, ये जेड वो नहीं है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये कोई भी इंक्लाइन डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है। इसको पी जेड या कोई और नाम भी दे सकते थे। ठीक है, तो ये पी जेड है। ठीक है, अब चूंकि ठीक है ये चीज हो गया, तो यहाँ पे इसके पैरेलल जो है यहाँ पे एक लाइन ऐसे खुद हम ड्रॉ करते हैं जो इसके पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा, है ना। ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा जो कि ये परपेंडिकुलर है इस पे। और ये इसके पैरेलल हो गया, तो इसके पैरेलल ये खींचेंगे ऐसे, है ना, ये समकोण है, तो ये समझो इसके ये हो गया, पैरेलल ही हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये चीज थीटा हो जाएगा। क्योंकि हमको रिजॉल्व करना है इसलिए थीटा का इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं हम लोग, है ना। ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है। यहाँ पे ये जो है राइट एंगल है, तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, फिर ये इससे राइट एंगल है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सब चीज आप लोग बहुत पढ़ चुके होंगे, है ना। तो ये चीज हो गया। अब हम लोग जो है इसके ये फ्री बॉडी डायग्राम टाइप का बन गया आपका, है ना। तो इसको इस पे लगने वाले फोर्सेस को के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, है ना। जो आप पहले पढ़े रहे होगे, सिग्मा फॉर इक्विलिब्रियम क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, है ना। इसी तरह सिग्मा एफ जेड इक्वल टू 0, है ना, कोई अदर डायरेक्शन है तो उधर भी 0, ये सब पढ़ते रहे होगे ना। तो वो चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, है ना। तो पहला चीज लेंगे हम लोग सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, टेकिंग सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। तो एफ एक्स के डायरेक्शन में, एक्स मतलब ये डायरेक्शन है, इसमें लगने वाला फोर्स क्या क्या है। तो एक तो ये इधर पी एक्स प्रेशर लग रहा है, तो पी एक्स गुना ये जो एरिया होगा, जितने एरिया पे ये प्रेशर लग रहा है, इसको लाइन दिखाए हैं लेकिन ये पूरे एरिया पे ये प्रेशर लग रहा है, इधर जो एरिया होगा, है ना। तो ये इसका एरिया कितना है, इसका ऊंचाई तो डी वाई है, और इसका मोटाई बोलिए कोई आदमी, आदित्य, यूनिटी 1, है ना। तो पी एक्स, हाँ ठीक है, पी एक्स इंटू पी एक्स प्रेशर है, और इसका एरिया, जिस एरिया पे ये पी एक्स प्रेशर लग रहा है, क्योंकि हम लोग ये बोल दिए कि ये यूनिटी है ना, तो ये जो एरिया है इसका ये होगा डी वाई इंटू 1, डी वाई इंटू 1। ठीक है, तो ये ऐसे लगने वाला फोर्स है। और एक ये जो पीजेड है इसका जो है कंपोनेंट भी ऐसे लगेगा, है ना। पीजेड ऐसे लग रहा है ना, तो इसका देखिए थीटा इतनी ये है, तो ये पीजेड इंटू कॉस थीटा के बराबर का ये फोर्स ऐसे लगेगा, है ना, इस डायरेक्शन में। तो ये इधर से लग रहा है, ये इधर से लग रहा है, तो दोनों बराबर होना चाहिए, तो इज इक्वल टू हो जाएगा, ये पीजेड जो है ये इस सरफेस पे लगा रहा है, तो फोर्स कितना होगा, पीजेड इंटू इसका जो एरिया है, इसका जो है ये लंबाई है डीजेड के बराबर, और इसका मोटाई है 1 के बराबर, है ना। तो ये पीजेड प्रेशर है, और डीजेड इंटू 1 ये इसका टोटल फोर्स हो गया जो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट होगा, ये वैल्यू जो होगा, ये वैल्यू वो इधर लगेगा, है ना। तो वो कितना हो जाएगा, जो भी फोर्स लग रहा है इंटू कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा है, थीटा के डायरेक्शन कॉस थीटा हो जाता है ना, ये तो पढ़े ही हो गया। तो इंटू कॉस थीटा कर देते हैं, ये फोर्स था, और ये कॉस थीटा जो है फोर्स का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है, यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि ये एंगल थीटा है। हो गई बात ये। तो अब इसको जो हम लोग थोड़ा सा पी कर लेते हैं, ये हो गया पी एक्स इंटू ये 1 है, तो 1 खत्म हो जाएगा। 1 इसलिए रखा गया कि यहाँ पे कुछ और भी चीज रखते हैं ना, जैसे मान लो इसका मोटाई कुछ रखते, मान लो कि इसका डी एस रख देते, तो यहाँ पर भी डी एस रहता है, यहाँ पर भी डी एस रहता है, तो ऐसे भी कट जाता, तो कॉम्प्लिकेट नहीं हो इसलिए इसकी यूनिटी 1 रखा जाता है ना, रखा गया है। तो डी वाई यहाँ पे बचा 1, तो 1 ही खत्म हो गया, यहाँ पे कुछ और भी रहता तो ये दोनों कट जाता, 1 1 ऐसे भी खत्म हो गया। तो पीजेड नहीं दिख रहा है कुछ, अब दिख रहा होगा शायद ना, हाँ ठीक। तो ये जो हो गया पी एक्स इंटू डी वाई, और ये पी जेड इंटू डी जेड।
और ये कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा है ना। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये थीटा है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस बटा ये हाइपोटेनस, है ना, यही ना होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा डी वाई बटा डी जेड। कॉस थीटा इक्वल होता है बी बाई एच, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में देख लीजिए ये कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा डी वाई बटा डी जेड, ये डी जेड है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डी वाई कॉस थीटा के जगह पे डी वाई बटा डी जेड। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब इसमें डी जेड से डी जेड कट जाएगा, यहाँ पे डी वाई से डी वाई कट जाएगा, तो आ गया पी एक्स इक्वल टू पी जेड। तो एक ये चीज आया। अब जो हम लोग है यूजिंग सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे ना, टेकिंग या यूजिंग जो भी है, टेकिंग सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, ये करेंगे हम लोग। तो इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को जो है हम सम करेंगे, है ना, वर्टिकल लगने वाला। तो एक तो प्रेशर इसके वजह से होगा, पी वाई की वजह से होगा, तो ये पी वाई फोर्स होगा, ये तो प्रेशर है, पी वाई इंटू इसका लंबाई डी एक्स और मोटाई जो है 1 है, तो प्रेशर गुना एरिया होता है फोर्स, तो पी वाई इंटू एरिया है डी एक्स इंटू 1, ये इक्वल टू होगा इधर से लगने वाले फोर्स के, है ना, इसका एक कंपोनेंट जो है वर्टिकल डायरेक्शन भी है, इसे इस फोर्स का इसके वजह से जो फोर्स होगा, इसके वजह से एक एक्स कंपोनेंट भी था, तो इसका वाई कंपोनेंट भी होगा, है ना। तो कॉस थीटा इस फोर्स इंटू कॉस थीटा कर दिए थे तो एक्स कंपोनेंट था, ये फोर्स इंटू साइन थीटा कर देंगे तो इसका वाई कंपोनेंट निकल जाएगा, है ना। तो वो इक्वल टू हो जाएगा पी जेड इंटू इसका जो लंबाई है वो डी जेड है, और इसका जो थिकनेस है वो 1 है, और इंटू साइन थीटा कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये ऐसे लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, लेकिन एक और फोर्स वर्क कर रहा है जो इसका अपना वेट है, इसका अपना वेट भी तो ऐसे वर्क करता होगा, ऐसे, है ना, W। ठीक है, तो अब डायरेक्शन में लगने वाला चीज क्या था, पी वाई की वजह से जो फोर्स था, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला कौन फोर्स है, जो पी जेड का एक कंपोनेंट है जो इधर लग रहा है, लेकिन एक और डाउनवर्ड डायरेक्शन दिख रहा है कि वो W भी है ना, तो प्लस W भी हो जाएगा, वेट ऑफ द वेज। ठीक है, W क्या है, W इक्वल टू है, W इक्वल टू वेट ऑफ वेज, जो हम वेज कंसीडर किए हैं हम लोग। ये होगा कितना, देखिए ये दिख रहा है जो अभी लिख रहे हैं, वेट ऑफ द वेज है, कितना होगा, वेट होता है वेट डेंसिटी गुना वॉल्यूम कर देंगे तो वेट निकल जाएगा, वेट डेंसिटी होता है वेट बटा वॉल्यूम, और गुना वॉल्यूम से कर देंगे तो वॉल्यूम कट जाएगा तो बचेगा वेट, है ना। तो वेट इक्वल टू होता है वेट डेंसिटी गुना वॉल्यूम। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब देखिए वेट डेंसिटी की जगह वेट डेंसिटी रख देते हैं, वॉल्यूम मतलब इस वेज का वॉल्यूम, इस वेज का वॉल्यूम होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, इस समकोण त्रिभुज है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया होगा 1/2 गुना डी एक्स इंटू डी वाई, और थिकनेस इतना है 1, तो गुना 1 कर देंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम इक्वल टू ऐसे भी एरिया गुना थिकनेस होता है ना, एरिया गुना हाइट या थिकनेस, है ना, देखते हैं ना ये चीज, ये वॉल्यूम हो जाता है एरिया गुना थिकनेस, तो ये W गुना एरिया इसका हो गया, इस समकोण त्रिभुज दिख रहा है इसका, ये एरिया हो जाएगा 1/2 गुना डी एक्स इंटू डी वाई, गुना थिकनेस जो है 1 है तो 1 लिख देंगे, तो इतना हो जाएगा वेट इसका, है ना। तो ये चीज हम लोग, ये टर्म जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेट के जगह पे, है ना। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये पी वाई इंटू 1 खत्म हो जाएगा, ये डी एक्स लिख देते हैं, और ये पी जेड इंटू डी जेड इंटू साइन थीटा के जगह पे, अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा कितना होगा, थीटा ये है, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा इतना बटा इतना, है ना, पी बाई बी, थीटा के सामने वाला ये डी एक्स बटा डी जेड हो जाएगा, है ना, ये सब चीज आप लोग जानते होंगे। तो डी एक्स बटा डी जेड, तो डी जेड से डी जेड कट जाएगा यहाँ पे, तो वो हो गया प्लस, और ये W की जगह पे हम लोग ये लिखेंगे W इंटू 1/2 गुना डी एक्स इंटू डी वाई, है ना। अब इस चीज में देखिए, इस चीज में ये जो है dx इंटू डी वाई टर्म को कंसीडर कीजिए कि ये क्या है, ये है कि dx मतलब कि बहुत छोटा सा दूरी, dx है ना, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल कोई दूरी को बताते हैं कि dx या dy लिखा जाता है ना, तो ये दो बहुत माइनर चीज है, उनका गुना,
तो बहुत छोटा जो चीज़ होता है उसको गुना कर दो तो और छोटा हो जाता है ना। 1/4 गुना 1/4 तो 1 कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाता है, और छोटा हो गया, है ना। तो ये जो चीज़ है ये इन्फिनिटियसली स्मॉल दो चीज़ को गुना करके दो तो ये और बहुत छोटा हो जाता है। तो ये पूरा टर्म ही जो है ना वेरी वेरी स्मॉल हो जाता है, वेरी वेरी स्मॉल, हेंस इग्नोर्ड, हेंस इग्नोर्ड, इसको इग्नोर ही कर दिया जाता है। ये जो पूरा टर्म है, ये जो टर्म है यहाँ पे जो ये लिए थे, क्योंकि दो इन्फिनिटी स्मॉल चीज़ का गुना हो गया तो ये बहुत छोटा हो जाता है ये टर्म। और इसे भी बहुत छोटा सा वेज लिए हो तो उसका कोई वेट खास नहीं होगा, या जहाँ पे इतने हाइट से कोई चीज़ प्रेशर लगता होगा तो उस प्रेशर फोर्स के सामने इसका अपना वेट जो है नगण्य हो जाता है ना। तो इसको जो है इग्नोर कर दिया जाता है। तो बचा हम लोग का पी वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू पी जेड इंटू डी एक्स। तो ये डी एक्स से ये डी एक्स कट गया, है ना। तो आ गया हम लोग का पी वाई इक्वल टू पी जेड। तो ऊपर में था कि पी एक्स पी जेड के बराबर है, नीचे में आ गया पी वाई भी पी जेड के बराबर है। इसका मतलब तीनों बराबर है ना। इसका मतलब हुआ कि पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड, है ना। तो इसका मतलब पास्कल्स लॉ प्रूव हो गया, यही ना पास्कल्स लॉ था कि किसी भी पॉइंट पे कोई भी एक वेज उठा कर लिए थे हम लोग बहुत छोटा सा, उसमें दिख गया कि वर्टिकल लगने वाला फोर्स जो होगा, वर्टिकल लगने वाला प्रेशर जो होगा, हॉरिजॉन्टली लगने वाला प्रेशर जो होगा, या किसी अदर डायरेक्शन में भी लगने वाला प्रेशर होगा, वो तीनों जो है बराबर होता है ना। तो हेंस ये जो पास्कल्स लॉ है ये प्रूफ हो गया, है ना। यही पास्कल्स लॉ बताता है, ठीक है। तो होप ये चीज समझ में आ गया होगा, है ना। कोई दिक्कत है इसमें, इसके प्रूफ में। ये जो है यहाँ पे लिख लीजिएगा कि ये एक वेज था, बहुत सारा बात लिखा था ना से और से करके कहानी, वो सब तो आप लोग लिख ही लेते होंगे। ये एक वेज है ना, ये कंसीडर किया है। अब आपके मन में एक सवाल उठता होगा, है ना, कि ये जो चीज़ ये प्रूफ किया गया, तो ये चीज़ जो है ऐसा नहीं है कि पानी को उठा के लाते हैं आप, पानी का वेज बनाते हैं उसके लिए ये चीज़ प्रूफ कर देते हैं। आप कोई मिट्टी का भी कोई वेज उठा के लाते हैं उसके लिए भी ये प्रूफ यही चीज़ कर देते हैं, है ना। ये दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि इसमें फ्लूइड कहाँ से आ गया। ये जो प्रूफ था इसमें कहीं पे दिखा कि ये फ्लूइड की बात हो रही है, ये वेट या वेट डेंसिटी ये सब तो ये मिट्टी का भी होता है। तो उसको भी आप लाते उठा के और ऐसे ही वेज बना देते हैं और ये सारा इक्वेशन बना के ये चीज़ प्रूफ कर सकते थे, है ना। ये मन में सवाल आता होगा। तो इसका ये जवाब है कि आप लोग जब जियोटेक पढ़ोगे खास करके तो ये सब चीज़ समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे कुछ जो सॉलिड होता है, खास करके मिट्टी के लिए जो केस होता है, या कोई भी सॉलिड, अभी सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ोगे ना, मॉस पढ़ोगे आगे, तो वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगा आपको कि वहाँ पे जो है शियर स्ट्रेसेस उन लोगों के अंदर हाई शियर स्ट्रेस होता है ना। जैसे ये चीज़ है, ये पेन ही है, इसके अंदर हाई शियर स्ट्रेस होगा। इसको हम तोड़ना चाहेंगे ऐसे करके, ऐसे शियर करना चाहेंगे, है ना। एक फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, एक फोर्स इसको ऐसे लगा रहे हैं, तो ये नहीं टूट रहा है ना, जबकि ये रुका हुआ है, स्टैटिक है, तब भी हाई शियर स्ट्रेस डेवलप करता है। लेकिन पानी को अगर तोड़ना चाहो, बीच से शेयर करना चाहो, रुका हुआ पानी, तो वो अपने आप शेयर हो जाता है ना। कोई शेयर स्ट्रेस जो है वो नहीं जनरेट करता है, खास करके जब रुका हुआ स्टीम होता है। जब पानी चलता हुआ होता है तब उसमें अगर वो चीज़ होता है तब शेयर स्ट्रेस थोड़ा फील होता है, क्योंकि पानी जो कहीं से किसी सरफेस पे टकराता है पत्थर पे, वहाँ पर पत्थर थोड़ा घिस जाता है ना। तो वो चलता हुआ रनिंग वाटर जो है वो शेयर स्ट्रेस देता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो पानी रुका हुआ है, स्टैटिक है, तो वो शेयर स्ट्रेस नहीं देता है। तो अगर जैसे ही यहाँ पे मिट्टी या कोई सॉलिड लाते हैं ना आप, तो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ता कि कोई शियर स्ट्रेस जो है, जहाँ जहाँ पे सरफेस है ना, हर सरफेस पे कोई शियर स्ट्रेस वर्क कर रहा है। अभी आप पढ़ोगे आगे, मॉस पढ़ोगे और या जियो टेक्निकल पढ़ोगे, तो उसमें आपको दिखेगा यहाँ पे टॉ के बराबर कोई शियर इधर भी दिखाना होगा, इधर भी दिखाना होता है, इधर भी दिखाना होता है, सारे सरफेस पे। और उसका भी कंपोनेंट वर्क करता वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, और वो सब कंपोनेंट का लफड़ा होता, और तब आप प्रूफ करते हैं, ठीक है। लेकिन पानी जो है उसके लिए जो है पानी के टॉ का जो फॉर्मूला होता है, पानी के शियर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है, टॉ इक्वल टू ये म्यू डी यू बाई डी वाई होता है। जब कोई वेलोसिटी ही नहीं तो कोई टॉ नहीं, डी यू इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज टॉ इक्वल टू जीरो। जब कोई वेलोसिटी नहीं तो कोई शियर स्ट्रेस नहीं। तो एट रेस्ट जो है, एट रेस्ट नो शियर स्ट्रेस, नो शियर स्ट्रेस फॉर फ्लूइड, है ना, फॉर फ्लूइड। तो ये वजह होता है ना। कभी भी ऐसे भी देखना, ये सब चीज़ समझना भी हो तो हर ये सब जियो टेक पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी मिट्टी है
तो उसको देखो ट्रैक्टर वाली मिट्टी गिरा के चले जाते हैं तो वो ऐसे उठा हुआ रह जाता है, कुछ थोड़ा सा भड़कता है लेकिन ऐसे उठा ही रह जाता है पहाड़ की तरह। लेकिन पानी को ऐसे गिरा दो तो क्या होगा, पानी पूरा भड़क जाता है। तो मिट्टी क्या होता है कि जब वो ऐसे बना हुआ रहता है, थोड़ा थोड़ा मिट्टी साइड का तो गिर जाता है, लेकिन बाकी के जो लेयर जैसे गिरना चाहते हैं ये, तो ये बहुत तगड़ा शियर स्ट्रेस देता है ना, और वो उसको रोक देता है। फिर कोई और भी लेयर इसका ऐसे इधर वाला गिरना चाहेगा नीचे, तो वो इधर का लेयर जो है इसको हाई शियर स्ट्रेस दे देता है, तो वो गिरता नहीं है, वो है ना, वो रुका रह जाता है। लेकिन पानी ऐसा नहीं करता है, वो जीरो शियर स्ट्रेस देता है, खास करके जब रेस्ट की स्थिति में। इसलिए इस वेज में हम लोग, अगर वो बात अगर डाउट आई है मन में, इस वेज में हम लोग कोई शियर स्ट्रेस नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि एट रेस्ट इस फॉर्मूला में भी हम लोग समझ चुके हैं कि कोई शियर स्ट्रेस नहीं देता है। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब रुके हुए स्थिति के लिए सारा कुछ पढ़ रहे हैं, है ना। तो कोई शियर स्ट्रेस नहीं लग रहा है, इसलिए ये जो चीज़ है ये हमारे लिए, ये सिर्फ फ्लूइड का केस होगा। अगर कोई अदर केस होता तो शियर स्ट्रेस दिखाते हैं, और ये प्रूफ सिर्फ इसीलिए है, इसलिए पास्कल्स लॉ ने ये फ्लूइड के लिए ही निकाला है। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा ये कहानी, है ना। कोई डाउट हो तो पूछिए।